हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जयशंकर पांडे, आप लोगों का फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है मुद्रास्फीति, जिसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम मुद्रास्फीति के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसका हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, और डिफिनेशन के बाद इसको एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, और पुनः फिर इसके कुछ प्रकार हैं, मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार हैं उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं, ध्यान देंगे, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है। ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति क्या है कि जो हम दैनिक जीवन में जो चीजों के उपभोग करते हैं, उसके वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, यानी जो मूल्य जो रहता है, प्राइस जो रहता है, वो बढ़ता है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु की कीमत या सेवाओं की कीमत में जो वृद्धि होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी पेन का मूल्य है 5 रुपया, और 5 रुपये से बढ़कर के पेन का मूल्य 6 रुपया या 7 रुपया या 5.5 रुपया भी हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति बोलेंगे। ठीक है, जैसे में हम लिखे हैं भोजन, मान लीजिए हम लोग भोजन करते हैं, भोजन की दर में वृद्धि होती है, आवास, कपड़ा, परिवहन इत्यादि इत्यादि, मतलब बहुत कुछ है ना। मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। अब बात आता है कि मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमजोर कैसे होती है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपये से बढ़ करके 6 रुपया हो गया, यानी वस्तु का क्वांटिटी उतना ही है, वस्तु का वैल्यू उतना ही है, लेकिन वही वस्तु के बदले में जब हमको 5 रुपये देना पड़ता था, उसके जगह पर हमको कितना देना पड़ रहा है, 6 रुपये देना पड़ रहा है। यानी कि वस्तु का मूल्य वृद्धि हुआ और मुद्रा का मूल्य इस तरह से क्या कहते हैं हम लोग, घट गया है, वैल्यू उसका घट जाता है। मूल्य स्तर वृद्धि मुद्रास्फीति की आवश्यक दशा है। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कैसे कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मूल्य स्तर में वृद्धि। अगर ये मूल्य के स्तर में, कीमत के स्तर में वृद्धि होती है, तो हम लोग जानते हैं वो क्या है, एक मुद्रास्फीति है। ठीक है, जैसे अगर यदि 5 रुपया किसी वस्तु का मूल्य है, 5 रुपया ही रहा, तो इसको मुद्रास्फीति तो नहीं कहेंगे, लेकिन 5 से 5.5 रुपया बढ़ करके हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्योंकि मुद्रा का मतलब होता है क्या, पैसा है ना, और स्फीति का मतलब होता है, इसको कहा जाता है कि मुद्रा की वैल्यू में कमी होता है या तो किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है। ठीक है, तो वही हो गया मुद्रास्फीति। अस्थायी या थोड़ी बहुत मूल्य में वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहा जा सकता। अब बात आता है अस्थायी या अस्थायी या थोड़ी बहुत मूल्य में वृद्धि को। जैसे अस्थायी कैसे कहेंगे, जैसे फिर से हम पेन का उदाहरण लेते हैं, या तो कोई भी वस्तु का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कोई वस्तु है, खाने की ही वस्तु को मान लेते हैं, है ना, और खाने की वस्तु का मूल्य है 10 रुपया, और उसका मूल्य कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए बढ़ करके हो गया आपका 11 रुपया। ठीक है, तो अगर कुछ दिनों के बाद तुरंत वापस 10 रुपये के ऊपर आ जाता है, तो उसको हम मुद्रास्फीति नहीं कर सकते। दूसरी बात, थोड़ी बहुत मूल्य में वृद्धि, थोड़ी बहुत, जैसे 10 रुपये की जगह में 11 रुपये, मान लीजिए कि 5-10 रुपया है, अगर बहुत दिनों के बाद, यानी 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद उस वस्तु का मूल्य 10.5 रुपया होता है, तो इसको मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये जो थोड़ी थोड़ी जो वृद्धि होती है ना, वो जो उत्पादक है, जो वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए आज हमको इतना मिल रहा था, कल इससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, उससे उन लोगों को प्रोत्साहन होता है, इसलिए इसको हम लोग मुद्रास्फीति नहीं कर सकते। ठीक, किन्स एक बहुत ही प्रमुख अर्थशास्त्री थे अपने जमाने के, है ना, वे कहते थे मुद्रास्फीति के संबंध में कि मुद्रा की मांग तथा पूर्ति आर्थिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता, लेकिन ब्याज दर और अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश की मात्रा इसे परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। किनका कहना था, किन्स का कहना था। ठीक है, बहुत सारे अर्थशास्त्री अपने अपने स्तर से, है ना, इसको डिफाइन किए थे, परंतु किन्स महोदय का कहना था कि मुद्रा की मांग तथा पूर्ति आर्थिक क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है, और ब्याज दर अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश की मात्रा इसे परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। निवेश क्या है ना, यानी भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए खर्च को हम क्या बोलते हैं, निवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुद्रास्फीति को इतना जानने के बाद, ठीक है, अभी तक हमको लगता है कि, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मुद्रास्फीति क्या है। फिर भी
हम लोग दूसरे शब्दों में अगर पढ़ते हैं तो देखिए मुद्रास्फीति में तीन चीज मायने रखता है। क्या? मुद्रा मूल्य परिवर्तन की एक स्थिति है, यानी किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। दूसरा क्या है? कीमत स्तर में वृद्धि होती है, जैसे 5 रुपया था 6 रुपया हुआ 7 रुपया हुआ, यानी धीरे धीरे वृद्धि होती है। ठीक। और तीसरा है मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है। अब ये बात कैसे हम लोग जाने कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है, इसको हम चलिए एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए वर्तमान समय में देखिएगा कि पूरे देश में पेट्रोल की कीमत में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है दिन प्रतिदिन, है ना। तो मान लीजिए जहां पर हम लोग को 1 लीटर पेट्रोल खरीदने में, मान लेते हैं ये पेट्रोल हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, ये बोतल है, 1 लीटर पेट्रोल खरीदने में हमको जहां पर पहले, है ना, ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर पेट्रोल भरा हुआ, ठीक है, ये था पहले और ये है अब। ठीक। 1 लीटर पेट्रोल है और ये भी 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। पहले हमको देना पड़ता था 1 लीटर पेट्रोल के लिए 60 रुपया, और अब देना पड़ रहा है 85 से 90 रुपया के बीच में, ठीक है। यानी कि हमको पैसा देखिए यहाँ से यहाँ 25 से 30 रुपया अधिक हमको देना पड़ रहा है ना, 25 से 30 रुपया अधिक देना पड़ रहा है अभी के तुलना में। लेकिन पेट्रोल देखिए हमारा जो 1 लीटर उसे मिलता था वो 1 लीटर अभी भी मिल रहा है। तो कहना मुद्रा के मूल्य में गिरावट, यानी मुद्रा का वैल्यू कहीं ना कहीं गिरा है और वस्तु का मूल्य में वृद्धि हुआ, वस्तु का मूल्य में इंक्रीज और मुद्रा के मूल्य में कमी हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन जब अप्लाई होता है तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति देखिए मान लीजिए एक ऐसे है, फिर ऐसे चढ़ता है, ऐसे ऐसे, है ना, धीरे धीरे वृद्धि होता है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मुद्रास्फीति। ग्राफ के माध्यम से इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुद्रास्फीति का डिफिनेशन इन सभी एग्जाम्पलों के माध्यम से और परिभाषाओं के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर यदि कहीं पर दिक्कत हो, कोई पॉइंट में दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके पूछेंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रा स्फीति के कौन कौन से प्रकार है ना। अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार पर, है ना, कि मुद्रास्फीति के आखिर कितने प्रकार हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जिसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि जब मुद्रास्फीति की दर एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, 3% या इससे कम होती है तो इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी एक वित्तीय वर्ष, हम लोग वित्तीय वर्ष कब से कब तक लेते हैं? हम लोग वित्तीय वर्ष लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसके बीच में अगर ये मुद्रास्फीति का जो रेट होता है वो 3% या तो इससे कम होता है, इसको हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः यह स्थिति विकसित देशों में होता है। विकसित देशों जैसे हम ले लेंगे अमेरिका का उदाहरण, इंग्लैंड का उदाहरण, रूस का उदाहरण, है ना। ऐसा विकसित देश है, उन सभी देशों में 3% या इससे कम दर का मुद्रास्फीति होता है। क्योंकि महंगाई जो होता है वो महंगाई अधिकतर विकसित देशों में नहीं होता है, वैसे देशों में होता है जो विकास कर रही है या तो फिर पिछड़ी भी देश है, ठीक है। कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होती है और इसके अंदर में क्या होता है? कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होती है, अचानक वृद्धि नहीं होती है। यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। क्यों होती है आवश्यक? आवश्यक इसलिए होती है कि कोई एक उत्पादक जब है उसको अगर यदि मान लीजिए प्रत्येक बार 5 रुपये ही किसी वस्तु के लिए मिलेगा और अगर 5 रुपये से इसका रेट नहीं बढ़ता है तो वो भी हतोत्साहित होता है और उस प्रक्रिया में क्या करता है? उत्पादन करने में उसे भी इच्छा नहीं करता है, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे वृद्धि होती है, मान लीजिए एक वर्ष में कोई वस्तु 100 रुपये मिल रहा है, 102 रुपये, 103 रुपये, अगर 100 एक साल में, ठीक है, 2 रुपया 3 रुपये की दर से बढ़ता है तो वह क्या होता है? किसी देश का विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं अमेरिका का। वो क्या किया था 1955-56 ईस्वी में अमेरिका में जब औद्योगिक विकास हुआ था तो उस समय यही रेंगती हुई मुद्रास्फीति को अपना करके धीरे धीरे अमेरिका बहुत विकसित हो गया, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था? ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति को अपनाया गया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति जो मुद्रास्फीति के प्रकार में आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम देखते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति, जिसको हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। यानी जब रेंगती हुई मुद्रास्फीति जब समाप्त होती है, ठीक है, तो उसके बाद जो उसके ऊपर वाला जो स्फीति होता है वो होता है चलती हुई मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में
3% से अधिक और 10% से कम, यानी 3% से लेकर के 10% तक की वृद्धि दर होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति, यानी इससे थोड़ा सा स्पीड ले लेता है। ठीक है, रफ्तार। सरकार के लिए यह चेतावनी का विषय होता है। ठीक है, मान लीजिए, देखिए सपोज कीजिए जो 100 रुपया का 102 रुपये में होता था और अचानक एक साल में 103 रुपया या 110 रुपये के बीच में होता है, तो निश्चित रूप से यह महंगाई का एक उदाहरण पेश होता है कि महंगाई धीरे धीरे तेजी रफ्तार पकड़ ली है। ठीक है, तो क्या होता है, सरकार के लिए एक चेतावनी का विषय बन जाता है कि उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग लिखते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब मुद्रास्फीति की दर 10% से 20% के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। जैसे अब यह क्या होता है, ये तो चेतावनी दिया था सरकार को, अब यहाँ पर क्या हो जाती है, एक चिंता की स्थिति बन जाती है, यानी कि महंगाई धीरे धीरे रफ्तार ले लेती है, महंगाई बढ़ जाती है, जिसके कारण अब उपाय क्या लगाना पड़ता है कि सरकार द्वारा राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। और राजकोषीय नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, इसको एक मौद्रिक नीति का अलग चैप्टर में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के माध्यम से जो मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई है उस पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे अधिक निर्धन और मध्यम वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि महंगाई जो है वो जो मतलब जो धनी लोग हैं, ठीक है, जो बहुत धनी लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई वस्तु में 100 रुपये मिल रहा है, वो अगर 120 रुपये में लेना वो प्रारंभ कर दे, ठीक है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यही धनी वर्ग के लोग ही मध्यम वर्ग वाले को लोगों को या तो जो निम्न श्रेणी के लोग रहते हैं उन्हें यही सब के कारण महंगाई का मार झेलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग रेट कम कराते नहीं है और मजबूरन 120 रुपये का आधे दुकानदारों को लगा देते हैं, और जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उन्हें भी मजबूरी में 120 रुपये देना पड़ता है, उनके कारण इन्हें भी इनका मार झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कंप्लीट होती है। अभी फिर हम लोग पढ़ते हैं सरपट दौड़ती हुई मुद्रा, जिसकी मुद्रास्फीति की दर बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर में कूदती या द्रुत मुद्रास्फीति। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि द्रुत मुद्रास्फीति, जिसको हम बोलते हैं ग्लैपिंग या ओवर इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी बहुत रफ्तार से, ठीक है, जो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्फीति की दर 20% से 100% तक होती है, यानी कि कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो बढ़ करके सीधा 120 रुपया से लेकर के 200 रुपया तक हो जाती है। ठीक है, यानी ये जो होता है अति कहा जाए तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इस स्थिति के अंतर्गत में कोई भी देश तहस नहस हो सकती है। ठीक है, मुद्रास्फीति के दर को मापना यहाँ कठिन हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो इस प्रकार की समस्या रशिया, हंगरी और यूनान में घटित हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा था द्रुत यानी कूदती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, उसके बाद है अति मुद्रास्फीति, जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, और इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की दर जो होती है वो 100% से भी ओवर होती है। ठीक है, 100% से भी अधिक होती है। तो समझ सकते हैं, अगर कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो डायरेक्ट बढ़ करके 200 रुपया। फिर है इस स्थिति में स्थिर आय वाली सभी परिसंपत्तियां, जैसे कौन, वेतन, आय फिक्स होती है, बचत, गिरवी, बीमा पॉलिसी इत्यादि इत्यादि की वास्तविक मूल्य होती है घट जाती है। अब कैसे घटती है, देखिए, हमारे जो कोई व्यक्ति 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है और मान लीजिए कि 5,000 रुपये उसका इनकम है। ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब है, 5,000 रुपये इनकम है, अगर ये 2,000 रुपया खर्च कर रही है ना, खर्च कर रहा है, और बचत कितना हो रहा है, 3,000 रुपया, तो 2,000 रुपये जहाँ खर्च कर रहा है और उसी का मूल्य एकदम जस्ट बढ़ करके डबल हो जाएगा, यानी 100% से अधिक, मान लीजिए कि 100% मानिए, तो इसका खर्च कितना बढ़ जाएगा, 4,000 रुपया, तो बचत घटेगा ना। यानी श्योर है कि 3,000 रुपये बचत करता था वहां 1,000 रुपये बचत होगा, या तो इससे भी कम बचत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो अस्थिर जो आय होती है, इसका सही वैल्यू जो होता है वो घट जाता है, मुद्रा की वैल्यू इतना गिर जाता है कि उसकी बचत करने की क्षमता, ठीक है, किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता सारी कुछ घट जाती है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के एग्जाम्पल 1920 ईस्वी में आया था जर्मनी में, 2000 में आया था जिम्बाब्वे में, और 2016-17 के टाइम में वेनेजुएला में आया था। ठीक है, वेनेजुएला में क्या हुआ था कि यहाँ की सरकार जो थी गरीबी को दूर करने के लिए, ठीक है, गरीबी स्तर को दूर करने के लिए पूरे देश में नोट की इतनी अधिक छपाई कर दी थी, ताकि उससे क्या हुआ, महंगाई पूरा एकदम आसमान छूने लगा, महंगाई पूरा कितना लाख प्रतिशत बढ़ गया था। ठीक है, जिसके कारण वेनेजुएला तहस नहस हो गया था, और अभी वर्तमान में वेनेजुएला की धीरे धीरे स्थिति कुछ सुधरी हुई। ठीक है, और यहाँ पर अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी 1920 में। ध्यान रखिएगा, जर्मनी में
2000 में जिम्बाब्वे और 2016-17 वेनेजुएला। वेनेजुएला में क्या था, एक सर गरीबी का दर अधिक था और गरीबी को हटाने के लिए वहाँ की सरकार मुद्रा को अधिक मात्रा में छाप दी थी और अधिक मुद्रा में छापने के बाद क्या हो गया था, वहाँ पर महंगाई पूरा बढ़ गया था। और ऑटोमेटिक अगर पैसा किसी के पास रहेगा तो वहाँ पर ये नहीं देखता कि 100 रुपये का वस्तु 120 रुपये में दे रहा है कि 130 रुपये, पैसा रहेगा तुरंत निकाल कर जेब से दे देती है, ठीक है। और इसका यानी अतिस्फीति का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था फिलिप केगन नाम के कोई अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले इसका वर्णन किया गया था, जिसके कारण इसको फिलिप वक्र के माध्यम से भी दिखाया गया था। उसको हम लोग दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। ये था मुद्रास्फीति। और ये जो 5 लोग मुद्रास्फीति पढ़े ये तो आपका गति के आधार पर था। कुछ और मुद्रास्फीति के प्रकार हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला आपका है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जिसको हम मांग जनित मुद्रास्फीति भी कहते हैं और उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है, देखिए यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तु और सेवाओं की कुल मांग, वस्तु और सेवा की कुल मांग जो होता है वो कुल आपूर्ति से कम हो जाता है, कुल आपूर्ति के तुलना में कम हो जाती है, ठीक है। मांग, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट, यहाँ जो है आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाती है, ठीक है। यानी मांग जो होता है वो अधिक हो जाता है और पूर्ति जो होता है कम होता है, यानी D इज ग्रेटर देन S हो जाएगा। जब मांग अधिक होता है पूर्ति जब कम हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए जब हाई डिमांड होता है और प्राइस सप्लाई अगर लो होता है तब क्या होता है, प्राइस राइज, मूल्य में वृद्धि होती है। आप जैसे देखते होंगे कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, 2 व्यक्ति उसको खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं तो उसमें कंपटीशन शुरू होता है कि हम इतना देंगे इतना देंगे, इससे से क्या होता है उस वस्तु का मूल्य धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, डिक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, उसी के कारण से क्या होता है, महंगाई बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी जहां पर मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो तो उस कंडीशन में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है, यानी डिमांड के कारण, मांग के कारण मुद्रा का मूल्य में जो होता है वो वृद्धि हो जाती है, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बाद एक इन्फ्लेशन है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, किसमें वृद्धि होती है, लागत में वृद्धि होने के कारण जो कीमतों में वृद्धि होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी लागत से प्रेरित होकर के कीमतों में जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कच्चा पदार्थ का मूल्य रहता था 50 रुपया, और 50 रुपये से बढ़ करके उस कच्चा पदार्थ का यानी रॉ मटेरियल्स का मूल्य हो जाता है 60 रुपया, तो निश्चित रूप से जो फाइनल गुड्स का जो उत्पादन होता है उसके मूल्य में वृद्धि होनी ही होनी है, ठीक है। तो लागत से प्रेरित होकर के जो कीमत में वृद्धि होती है उसको लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें देखिए कॉस्ट इंक्रीज कैसे होता है, और कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण हमारा प्रोडक्शन लो हो जाता है, लेकिन और प्रोडक्शन जब लो होता है तो सप्लाई निश्चित रूप से लो होना ही होना है, ठीक है। और हमारा डिमांड क्या हो जाता है, यहाँ पर हाई हो जाता है, ठीक है। और डिमांड हाई होने के कारण प्राइस भी राइज करता है और परचेजिंग पावर क्या होता है, घट जाता है, लास्ट में इन्फ्लेशन का एक कारण बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरा था लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी किसी वस्तु के उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण अगर यदि कीमत में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। एक 8वां नंबर का और आज का अंतिम है ना कारण, इस मुद्रास्फीति का अंतिम कारण के रूप में हम लोग देखते हैं कोर मुद्रास्फीति। इसको 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है अस्थायी मुद्रास्फीति, एक होता है अस्थायी मुद्रास्फीति। एक फिक्स होता है, एक फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो अस्थिर मुद्रास्फीति में देखिए जब जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन सभी कारणों से क्या होता है, मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ गया, किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ गया तो वहां तो डिमांड बढ़ेगा ही, ठीक है। और डिमांड जब बढ़ेगा तो उसके कारण डिमांड बढ़ेगा लेकिन सप्लाई को तो तुरंत बढ़ाना संभव नहीं है, तो उसके कारण मुद्रास्फीति क्या होती है, बढ़ती आने वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। तो उन अस्थायी कारणों के कारण उस जो मुद्रास्फीति जो होती है उसको हम बोलते हैं अस्थायी मुद्रास्फीति, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर मुद्रास्फीति के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण होने से भी महंगाई बढ़ती है ना। और इन सभी कारणों से अगर यदि महंगाई बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी मुद्रास्फीति। एक होता है अस्थायी। अस्थायी में क्या होता है, देखिए जब मानसून तो ज्यादा समय के लिए होता नहीं है ना। प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि किसी विशेष ईयर में या विशेष कुछ समय के लिए फसल हम लोग लगाते हैं, फसल नष्ट हो जाता है तो क्या होता है, उत्पादन कम होता है, डिमांड तो जस का तस बना रहता है, यहाँ तक कि हाई भी हो जाता है। तो उसके कारण फिर क्या होता है, उत्पादन में कमी हो जाता है और महंगाई मेरा बढ़ जाता है, और उससे जो
मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलते हैं अस्थायी मुद्रास्फीति। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको मुद्रास्फीति और इसके कारण इसके प्रकार कौन कौन से हैं आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताया गया है। ठीक है, एक थोड़ा सा आप लोग को जो गति के आधार पर जो मुद्रास्फीति था, गति के आधार पर जो मुद्रास्फीति था उसको हम बता देते हैं ग्राफ के माध्यम से। मान लीजिए एक हमारा एक ट्रेंड है। ठीक है, एक हम लोग जैसे शुरू में लिए थे रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जिसको हम बोलते हैं एकदम बिल्कुल रेंगती हुई। इसका जो दर होता है 0% से कितना था 3%, फिर था 3 से 10%, इसका रफ्तार थोड़ा सा ज्यादा होगा 3% से 10%। ठीक है, फिर हमारा था 10% से 20%, 10 से 20%, फिर 20 से 100%। मतलब ये जो होता है सर पर दौड़ती हुई मुद्रास्फीति था 20% से 100%। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं। और एक जो था हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि बिल्कुल हम कहते हैं कि इससे भी पार जो हो जाता है, इसको हम बोलते थे हाइपर इन्फ्लेशन, जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की दर 100% या 100% से भी अधिक होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एक से एक वीडियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट टर्म है सभी को वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू।